गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का आपका सेशन कौन सा है? इन्वायरमेंटल का सेशन है। तो इन्वायरमेंट के सेशन में जो है आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस। तो प्लीज़ सेशंस को ज्वाइन कीजिए। इन्वायरमेंट इज मस्ट फॉर द फॉरेस्ट गार्ड कैंडिडेट्स, और जितने भी पुलिस के कैंडिडेट्स हैं वो भी इन सेशंस को शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता है आज 1 अक्टूबर हो गया और पुलिस की भर्ती के फॉर्म्स जो है वो निकल चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द उन फॉर्म्स को भी भरिए और अपने डॉक्यूमेंटेशंस को भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। तो फर्स्ट है आपका, द सेलिनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, लवणीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: शरीर में लवणों का संचय, जल में लवणों का संचय, जंतुओं में लवणों का संचय या मृदा में लवणों का संचय, यानी accumulation of salts in the body, accumulation of salts in the animals, accumulation of salts in water या accumulation of salts in the soil। तो सेलिनाइजेशन जो होती है यानी लवणीकरण, लवणीकरण होता है सॉल्ट का इकट्ठा होना, यानी सॉल्ट जो है आपका किसी भी चीज के अंदर सेलिनाइजेशन मतलब है सॉल्ट्स का होना। तो सॉल्ट्स सेलिनाइजेशन किस में बताई जाती है? दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल, सॉल्ट का सॉइल में इकट्ठा होना, मृदा में सॉइल का इकट्ठा होना, वाटर में नहीं। अगर वाटर में होगा सॉल्ट, ऑलरेडी वाटर ओशंस में सॉल्ट ही होता है, तो बॉडी के अंदर भी सॉल्ट होता है, एनिमल्स के अंदर भी सॉल्ट होता है। एज सैलिनाइजेशन सबसे ज्यादा अगर सॉइल्स के अंदर सॉल्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द इंडिया इज कॉल्ड एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को नहीं कहा जाता, असम को नहीं कहा जाता, गुजरात को नहीं कहा जाता, मध्य प्रदेश। वैसे तो देखा जाए गुजरात इज, गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस, गिर फॉरेस्ट जो है दैट इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। तो टाइगर स्टेट जो है ये होनी चाहिए, बट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? आपके मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ जो है आपका वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम, वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये जो है आपका क्या है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर नहीं, 14 जून से 20 जून नहीं, एंड नन ऑफ दीज। आंसर इज 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है आपका वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हमारे लिए एनिमल्स भी जरूरी हैं। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है आपका किसको मनाया जाता है? आपका 2 अक्टूबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज कंप्राइज ऑफ ट्रीज दैट लूज देयर लीव्स इन द विंटर? ऐसा कौन सा बायोम जो है, ऐसा कौन सा बायोम है जो पर्टिकुलरली, बायोम होता है ऐसी चीज, ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा लैंडमास जो पर्टिकुलरली एक ही एरिया के लिए एग्जिस्ट होता है, बायोम से बनता है बायोस्फीयर। तो आपको क्या, कम्युनिटी से बनता है आपका बायोम। बायोम्स देखिए, स्पीसीज से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है आपका बायोम, बायोम से बनता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से बनता है आपका इकोसिस्टम, एंड देन इकोसिस्टम से बनता है आपका इन्वायरमेंट। तो क्या होगा? टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन या टेम्परेट। देखिए, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर द एवरग्रीन, बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं ये कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं हम टैगा फॉरेस्ट। ठीक है, टैगा फॉरेस्ट जो कि आपके ट्रीलेस होते हैं, और आपके टुंड्रा दैट इज द ट्रीलेस। टैगा फॉरेस्ट जो होते हैं, सबसे लार्जेस्ट बायोम कौन सा है? टैगा है, जो आपका क्या कहते हैं, जिसमें हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो अगर कहा जाता है कि जो अपने पत्ते विंटर में गिराता है दैट इज डेसिडियस, तो आंसर इज टेम्परेट डेसिडियस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सतत विकास का अर्थ क्या है? भविष्य की जरूरतों से समझौते के बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, मनुष्य की प्रगति दैट इज प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स, आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच में संतुलन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की नीड्स को भी पूरा करो और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सको। तो ये है मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए balance between human needs and the ability of the earth to provide
resources. Answer is balance. नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। देखिए ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है, EIA। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है, किसी ने इंडस्ट्री खोलनी है, किसी ने सेटअप बनाना है, उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जो कि हायर अथॉरिटीज़ को देनी पड़ती है। ये जो अथॉरिटीज़ हैं, एक ऐसा, ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा कंपाइल है जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वहाँ तक वो रिपोर्ट जाएगी। वो रिपोर्ट पूरी एनालिसिस करेगी, क्या वो एरिया जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाना है, इज़ इट फिजिबल फॉर द इन्वायरमेंट, क्या कोई इन्वायरमेंट पे उसका नुकसान तो नहीं होगा, क्या कोई चीज़ उसको इफेक्ट नहीं करेगी। इट्स अ कंप्लीट सेटअप, ठीक है, कि जो भी उसमें पूरे स्टेप्स होते हैं, जैसे स्कोप होता है, स्क्रीनिंग होती है, इवैल्यूएशन होती है, इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे इनको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, दैट इज द स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो कि ह्यूमन एक्शन से होता है। तो यहाँ पे आएगा पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का एक अध्ययन जो मानव प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप है। एक परियोजना का इज द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ, क्या यस कि क्या वो प्रोजेक्ट उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने लगाना है, मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या जो जगह आपने चूज़ किया, इज इट वैल्यूएबल, क्या उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो इसमें बोथ A and B। The final stable community in the ecological succession. Ecological succession क्या होता है, that is the gradual changes in the environment, gradual changes in the community, जो changes होती है within period of time, that is called gradual changes। और ये जो होती है दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसा सक्सेशन जहाँ पे अभी कोई भी चीज़ नहीं है, बेयर्ड एरिया जो बिल्कुल नया, जैसे आपने कहीं घर बनाना है तो वहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटीज़ है तो आप इजीली बना लोगे। एक ऐसी लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पे आप कुछ नया लगाना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। हमेशा सक्सेशन सेकेंडरी होता है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज़ें हैं। तो जो आपका सक्सेशन होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका सक्सेशन का मतलब है एक नई कम्युनिटी का बनना। तो कम्युनिटी का बनना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें आपकी नई कम्युनिटी का बनना, तो आपका इसमें हम क्या करेंगे कि जो नई कम्युनिटी का बनना होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक सेकेंड गाइस, उसमें नई कम्युनिटीज़ आती हैं। नई कम्युनिटीज़ में क्या आता है, जैसे सपोज करो न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन एंड स्टेबलाइजेशन, मतलब ये स्टेप्स पे चलता है, आपका नेक्स्ट पे चलता है। तो जहाँ पे न्यूडेशन की जो लैंड है वो खाली क्यों है, या तो अर्थक्वेक हुआ होगा या वोल्केनो आए हुए। अगर अर्थक्वेक और वोल्केनो आए हैं तो वहाँ पे एक दोबारा से उस जगह की इस्टेब्लिशमेंट हो रहा, कोई फॉरेन इन्वेजन पीसेस वहाँ पे आ जाती हैं, फिर उन दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन एंड लेटर ऑन उन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे फाइनल स्टेबल कम्युनिटी किसी भी इकोलॉजिकल क्या होती है, कार्निवोर्स जो तो फ्लैश खाते हैं। सीयर जो होता है दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन पाइनियर और क्लाइमेक्स। पाइनियर होता है प्राइमरी यानी स्टार्टअप, जो जैसे आप बोलते हैं ना क्लाइमेक्स में एडल्ट का आ जाना, ये क्लाइमेक्स होता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, पाइनियर जब वो बच्चा होता है। तो सेम थिंग विद द पाइनियर कम्युनिटी वो होती है जो अभी ग्रो अप हो रही है, यानी न्यू कम्युनिटी। क्लाइमेक्स फाइनल स्टेबिलिटी कब आएगी, जब क्लाइमेक्स मतलब लास्ट स्टेज, ठीक है, तो क्लाइमेक्स जब पूरी तरह से वो जगह इस्टेब्लिश होगी, तो फाइनल स्टेबिलिटी इज क्लाइमेक्स। पाइनियर जो होता है दैट इज द न्यू स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका mass of living matter at a trophic level in an area at a given time is। सबसे पहली चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपका किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर ट्रॉफिक स्तर पे जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, डेट्राइटस। डेट्राइटस होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, इसको तो आप क्लियर कर लो। तो ये नहीं होता ह्यूमस, दैट इज द टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल।
ठीक है, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये कैंसर। तो ये क्या है आपका, जब लिविंग में एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी लेवल्स पे अगर आपका लिविंग ऑफ मैटर, मास ऑफ लिविंग मैटर जो है ट्रॉफिक लेवल पे किसी भी एरिया का, वो क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप। आंसर इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, स्टैंडिंग स्टेट होती है मास ऑफ या द कलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एक जगह पे होना इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। मतलब गिवन टाइम पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप जिसमें लिविंग मैटर का एक तरह से होना इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड्स क्या होते हैं, जो पिरामिड्स दैट शोज द लेवल्स। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, दे कैन नेवर बी, they may be inverted, mostly they are inverted as well as they are upright, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पिरामिड होता है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, जो बिल्कुल स्टेबल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। दिस इज द स्टेबल कम्युनिटी, दिस इज द स्टेबल पिरामिड। सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा पिरामिड कौन सा यूज होता है, दैट इज द पिरामिड। बायोमास ड्राई मैटर वेट का होता है, ड्राई, और नंबर की जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो आपका जो है ये ज़्यादातर अपराइट होता है, ठीक है। इन्वर्टेड भी होता है, ये दोनों इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होते हैं, पर एनर्जी जो होता है दैट इज इन्वर्टेड, सॉरी अपराइट। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कुड बी, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, अगर देखा जाए सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा स्पीशीज कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा लाइफ कहाँ पे है, फॉरेस्ट में नहीं, डेजर्ट में नहीं, आंसर इज ओशंस। ओशंस जो है दैट यानी मेरीन लाइफ इज द मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा लाइफ कहाँ पे है, मेरीन लाइफ, तो ओशंस आर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन द अर्थ। पॉल्यूशन ऑफ द बिग सिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर आपका कोई भी बड़ी शहर अगर प्रदूषित हो रही है तो कैसे करोगे, वाइड रोड एंड फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द सिटी, क्लीननेस ड्राइव एंड प्रॉपर, यस, या तो फैक्ट्रीज और जो रोड्स हैं वो दूर होनी चाहिए सिटी से। एक स्वच्छ अभियान, जैसे कि आज आपका स्वच्छ अभियान मिशन है, तो हैप्पी स्वच्छ अभियान मिशन, ठीक है। प्रॉपर सीवरेज, प्रॉपर एग्जिट ऑफ केमिकल, सीवरेज अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसको सही करती है। इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, ये फिर से आ गया है कि जो पिरामिड जो हमेशा अपराइट रहता है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच वन इज अ फूड चेन। फूड चेन मैंने आपको यानी आपकी खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बताया था कौन किसे खाता है, तो कौन किसे खाता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिश, ग्रास फिश, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्रोटोजोन्स या फिश। देखिए फूड श्रृंखला क्या से होती है, प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं हर्बीवोर्स, फिर आते हैं कार्निवोर्स, फिर आते हैं ओमनिवोर्स, यानी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो करेक्ट क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट, पानी के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स कौन से, प्लांट्स, तो प्लांट्स को पानी के अंदर क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स को खाती है फिश। तो इसका सही आंसर होगा ये, पहले जूप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डार्कर जोन ऑन द लेक्स वेयर लाइट पेनिट्रेशन इज नेग्लिजिबल, बेंथिक होता है सेडिमेंटेशन, मतलब जो सेडिमेंट्स यानी जो बिल्कुल सरफेस, डाउन टू द सरफेस, ठीक है, बिल्कुल नीचे जो बैठे होते हैं उनको बोलते हैं बेंथिक। यूफोटिक क्या होता है, लिटोरल और लिम्नेटिक जोन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आता है कि कौन सा जोन जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड लिम्नेटिक जोन। देखिए ये लेक है ना, लेक ये है, तो सबसे पहले आपका आएगा लिटोरल, फिर आता है लिम्नेटिक, फिर इसके बाद प्रोफंडल जोन जहाँ पे आपकी लाइट बिल्कुल डार्कर एरिया होता है। तो ये जो आता है लिम्नेटिक जोन जहाँ पे आपकी लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। लिटोरल जो होता है दैट इज द सरफेस जोन, सरफेस ऑफशोर, ऊपर का पार्ट। Tendency of the pollutants to become concentrated in success trophic levels, प्रदूषकों के क्रमिक पोषी स्तरों में संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बायोपायरेसी होता है किसी चीज़ की डुप्लीकेसी, मतलब लिविंग मटेरियल्स की डुप्लीकेसी,
बायो रेमिडिएशन होता है लिविंग मैटर से पॉल्यूशन को हटाना। बायो रिदम होता है दैट इज द रिदमिक मूवमेंट्स, जो रिदमिक मूवमेंट्स होती है लाइफ की, वो आंसर इज बायो मैग्निफिकेशन। एक लेवल मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स है जो एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई होना, बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एनवायरमेंट इज या प्लैनेट इज। सबसे बड़ा हमारे ग्रह में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार क्या है? ओशंस। तो ओशंस नहीं है, ओशंस जो है वो सबसे बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोस्फीयर जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका बायोस्फीयर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो ये क्या है आपकी फॉसिल फ्यूल्स जो आपके डेनेनी गेम्स है। आंसर इज एयर। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितनी है? 78% या 79% है। तो आपकी कहाँ पे होती है? एयर में। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ओवर ग्रेजिंग, चराहा, अत्यधिक चराई का परिणाम क्या है? सॉइल इरोजन, रिटेंशन, यूजफुल स्पीसीज और प्रोडक्टिव सॉइल्स या आपकी ऑल ऑफ द अबव। ओवर ग्रेजिंग, रिटेंशन ऑफ यूजल नहीं। ओवर ग्रेजिंग से सबसे ज़्यादा क्या होता है? सॉइल इरोजन। प्रोडक्टिव सॉइल्स नहीं बनती, मतलब सॉइल उपजाऊ नहीं बनती है, उसमें जो है यूजफुल स्पीसीज भी नहीं मिलती। आंसर इज सॉइल। सबसे ज़्यादा अगर चराओगे तो वहाँ से मिट्टी खाली हो जाएगी, पौधे खत्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सॉइल इरोजन होगा। नेक्स्ट है आपका एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। किसी एक परितंत्र जिसमें ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एनर्जी कैसे फ्लो करती है? एक डायरेक्शन में, सर्कुलर, पिछले डायरेक्शन में या मल्टी डायरेक्शंस में। तो अगर देखा जाए एनर्जी पहले एक लेवल से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, सीधी चलती है। फ्लो ऑफ अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए, देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करना दैट इज साइक्लिक। जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आए जब आप मरते हैं तो दोबारा से वो सॉइल के अंदर चल जाते हैं, वो साइकिल चलती रहती है। लेकिन एनर्जी एक फ्लो से, आपको पता है लिंडमैन का जो 10% लॉ है, 10% लॉ लैंडमैन का है, वो यही कहता है कि एनर्जी जो है वो हर लेवल पे 10% जो है वो फ्लो करती है, दैट इज 10% लॉ, यूनिट डायरेक्शनल। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या है? हार्बिवोर्स नहीं, वो तो डिपेंडेंट है। कार्निवोर्स नहीं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, तो ये तो नहीं है। तो आंसर इज आपका क्या होगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाई कॉलीफॉर्म काउंट इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। सबसे बड़ा कॉलीफॉर्म काउंट कहाँ पे है? जो सबसे ज़्यादा वाटर के अंदर अगर कॉलीफॉर्म हो तो वाटर गेट कंटेमिनेटेड, वाटर जो है वो दूषित हो जाता है कॉलीफॉर्म्स की वजह से, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में, वाटर की हार्डनेस में। वाटर की हार्डनेस को कैसे किया जाता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन से। ऑयल पॉल्यूशन नहीं, सीवेज कंटेमिनेशन से। आंसर इज सीवेज कंटेमिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका, ये है आपका अलाउड नॉइज लेवल ऑफ WHO इज द रेजिडेंशियल एरियाज इज 25। देखिए नॉइज को मेजर करना इज डेसिबल, नॉइज की पॉल्यूशन को मेजर या नॉइज की यूनिट है डेसिबल। 25, 50। अगर हम इसके जो डब्ल्यू ने दिए थे आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नॉइज लेवल्स दिए हैं वो क्या है? वो है आपके, मैं इसमें बता देती हूँ, जैसे नॉइज लेवल रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम। रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे मैं आर कर देती हूँ, दिस इज डे टाइम और दिस इज नाइट टाइम। तो रेजिडेंशियल एरिया में जो आपका आता है वो कितना आता है? 55 और नाइट टाइम पे 45, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल एरिया, सी से कर रही हूँ, दैट इज आपको लिखवा रही हूँ 65 और 55। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल एरिया, आई थिंक इट्स 55 डेसिबल्स, नाइट टाइम, रात के दिन और कम होता जाएगा। फिर आता है आपका सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया में जो होता है दैट इज 50, दिस इज सेंसिटिव एरिया हॉस्पिटल्स, ठीक है। 50 ड्यूरिंग डे टाइम और 40 ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये आता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल,
ठीक है। इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा आपका 75, क्योंकि शोर होता है और नीचे लास्ट में रात के टाइम पे वहाँ पे सन्नाटा जो है वो 70 होना चाहिए। ये लिमिट्स है, इस लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना है। अगर इस लिमिट्स को एक्सीड करते हैं तो दैट गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शंस। तो रेजिडेंशियल एरिया में ड्यूरिंग द डे टाइम कितना होता है 55। देखिए अब 75 तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, 25 तो है नहीं है, 50 तो आपका जो है रेजिडेंशियल एरिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपका नॉइस लेवल्स कितने हैं आपके 50, 55 से 45 तक। तो ऑब्वियसली 50 आ गया, 45 टू 55, तो 55 इज डे टाइम और नाइट टाइम आ गया आपका 45। ये चार्ट आप एकदम से याद रखना क्योंकि इससे लिमिट्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपके छत्तीसगढ़, बिहार, आपका उत्तराखंड। तो ये जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है आपका, ये आता है आपका कहाँ पे है ये गंगोत्री नेशनल पार्क। दिस इज इसको हम बोल सकते हैं ये है आपका छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, आंसर इज छत्तीसगढ़। तो आंसर इज छत्तीसगढ़। पिटी आइलैंड विच इज अ बर्ड सेंचुरी एंड एन हैबिटेट ऑफ आपका हैबिटेट ऑफ ओशियानिक बर्ड्स। तो ये कौन सा है आपका, एक सेकेंड, हैबिटेट ऑफ ओशियानिक बर्ड्स। तो ये कहाँ पे आता है आपका, यस ये आएगा आपका जो है, इसको ठीक कर लीजिए, मैंने चेक कर लिया है, दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में आएगा ये आपका, ठीक है। आई एम सो सॉरी। पिटी आइलैंड विच इज अ बर्ड सेंचुरी एंड द हैबिटेट ऑफ ओशियानिक बर्ड्स इज द अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप। देखिए इतने आपके नेशनल पार्क्स हैं जो कि 1.53% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। तो पुडुचेरी, तो ये जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इसको बोलते हैं पिटी भक्षी। पिटी भक्षी जो है दिस इज द अनइनहैबिटेड, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं रहती, अनइनहैबिटेड कोरल आइलैंड, ठीक है, ये है। तो अगर हम और देखें आपके पुडुचेरी में दैट इज द ऑस्ट्री वेटलैंड एंड द नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार में आपका जो है, अंडमान एंड निकोबार में आपका महात्मा गांधी नेशनल मेरीन पार्क, ठीक है। दमन एंड दीव में अगर हम बोलें तो ये, और पहला मेरीन पार्क कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में, ये भी याद रखो, गल्फ ऑफ कच्छ फर्स्ट मेरीन पार्क। और अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी, दमन एंड दीव में जो है ये है फुडम बर्ड सेंचुरी, फुडम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये है, ये याद रखना। और उसका गंगोत्री का आप ठीक कर लीजिए प्लीज, उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। फैक्ट्रीज एक्ट कब इनैक्ट किया गया, तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है आपका 1948, 77 में आपका वाटर सेस एक्ट बना था, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं एक्ट से रिलेटेड आते हैं तो इसको रख लीजिए। 74 में वाटर एक्ट, 72 में आपका कौन सा आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1981 में आया एयर एक्ट और 1986 में सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। तो आंसर इज 1948, इसका सही आंसर है 1948। दिस इज नॉट द की इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए ये भारत में प्रमुख पर्यावरण नियामक प्राधिकरण नहीं है। तो जो इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कौन कौन सी है, देखिए तो हमारा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एक्सचेंज के अंदर आता है। तो हमारे इस टाइम के कौन है, भूपेंद्र यादव, BY। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये है आपका दिल्ली में। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश यानी शिमला में। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो आंसर इज, देखिए अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कनेक्ट नहीं करेगा तो उसको जाएगा सीधे, जो भी रूल्स होते हैं वो CPCB निकालता है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकालती है, फिर वो जाती है CPCB जो है वो डायरेक्ट करता है SPCB को। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कोई नहीं है। तो आंसर इज की रेगुलेटरी एक्टिविटी नहीं है, तो ये है आपका SP।
दीज क्वेश्चंस जो सेशंस देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, पर जो भी देख रहे हो, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अटकेगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर देखना। अगर लेवल उन्होंने थोड़ा सा टफ किया तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे इतना टफ भी नहीं पूछा जाता, बट आपको अगर आप टफ की तैयारी करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट आप ही अपनी कोशिश कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता और यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यही कहूँगी कि आप सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 8 बजे। और आज आपका 6:30 प्रैक्टिस सेशन है तो उसको भी अटेंड कीजिए। तो आज आपकी 3 से 4 क्लास है, 5 से 6 आपकी क्लास नहीं है। अब आपकी 6:30 से 7:30 होगी और फिर 8 बजे का सेशन जरूर जुड़ना, क्योंकि उसमें 1 लाइनर्स है लाहौल स्पीति के। पेन एंड पेपर के साथ आप आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।